नमस्कार साथियों, अक्षिता एकेडमी के इस मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि हम इस पूरे सेशन में एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो 17 दिसंबर को प्रस्तावित है उसके लिए आयोग का सेगमेंट कवर करने की कोशिश करेंगे। पाठ्यक्रम से आप लोग भली भांति परिचित हैं, उसका महत्व भी आप लोग को ठीक से पता है कि बीते सालों में लगभग इससे 8 से 10 सवाल हमेशा पूछे जाते रहे और भविष्य में ऐसी संभावना है कि संभावना यही है कि करीब 10 से 12 सवाल इससे पूछे जा सकते हैं। तो आपको रणनीति के बारे में हमने पहले वीडियो पे आपसे बातचीत कर ली थी और आज हम विधिवत तरीके से भारत के निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बीच में गंभीर बातचीत करेंगे। इस समय चुनावी माहौल का दौर है और अभी मध्य प्रदेश में जैसे विधानसभा के इलेक्शन हुए, भविष्य में लोकसभा के इलेक्शन होंगे, तो इसकी संभावना हमेशा अधिक रहती है कि ऐसी स्थिति पे निर्वाचन आयोग से सवाल जवाब जरूर पूछे जाएं। तो इसलिए निर्वाचन आयोग के बारे पे ही हम बात करेंगे और आप लोगों से निवेदन जो है वो यही है कि कभी भी इस तरीके का जब हम पॉलिटी का कोई हिस्सा पढ़ रहे हों या ज्योग्राफी का कोई हिस्सा पढ़ रहे हों, अभी तो पॉलिटी का एक सेगमेंट चल रहा है आयोग, तो चूंकि डिजिटली शिक्षा का दौर है तो इसमें हमको सब चीज़ बहुत फुर्सत में बहुत जल्दी चाहिए। मतलब कि वीडियो की लेंथ अगर ज़्यादा भी होती है तो आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और कॉन्सेप्चुअल लेवल पर नॉलेज आपको तभी मिलेगा जबकि आप बिना स्किप किए ठहर के केवल इसी वीडियो को देखें। बार बार अपने मोबाइल से अपने सेल फोन को बार बार अगर आप बैक करते हैं तो फिर उससे बातें बनती नहीं हैं। तो निर्वाचन आयोग हम आपको पढ़ाने वाले हैं और भारतीय निर्वाचन आयोग बहुत ही गंभीर तक जाएंगे। वैसे तो देखिएगा कि ये अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि यदि इसको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जाए तो ये लगभग 8 से 10 घंटे का समय लेगा, लेकिन हम आने वाले 1 घंटे पर हम इसमें लगभग अपनी पूरी बातचीत पूरी कर लेंगे। तो भारतीय निर्वाचन आयोग हम पढ़ाना चाह रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो पहले नंबर पर एक आपको तथ्यात्मक एक इसकी सारणी पढ़ना चाहिए। तथ्यात्मक सारणी का मेरा अभिप्राय ये है कि इसका गठन कब हुआ था, मसलन इसका गठन जब हुआ था तो उस समय के माहौल क्या थे, उसकी सदस्य संख्या कितनी थी, इनके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है, इनको शपथ कौन दिलाता है और इनको शपथ दिलाने के अलावा किस तरीके की इनकी सेवा शर्तें होती हैं, ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं। तो कभी कभी ये जो तथ्यात्मक जानकारी है तो बहुत पॉसिबिलिटी रहती है कि तथ्यात्मक सारणी से ही क्वेश्चन आंसर आपका मिल जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंसेप्चुअल लेवल का पेपर आ जाए, फैक्चुअल ना हो कंसेप्चुअल आ जाए, तब आपको इसकी सतही ज्ञान की बजाय गंभीर ज्ञान की जरूरत होती है। तो आपको एक तो तथ्यात्मक सारणी पढ़ना है, दूसरे नंबर पर इसी तथ्यात्मक सारणी का आपको डिटेल में खुलासा पढ़ना है। पहले जैसे इसके आपको स्वरूप को देखना पड़ेगा, तो स्वरूप तो कहने के लिए तथ्य में आप पढ़ लेंगे कि इसका स्वरूप संवैधानिक है, लेकिन फिर इसके बारे में क्या और इंफॉर्मेशन आप अलग से ले सकते हैं। स्वरूप के अलावा आप ये देखेंगे कि इस पर स्वरूप भी पढ़ें आप, इसमें आप गठन भी पढ़ें। इसके बाद तीसरे नंबर की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसके कार्य क्या है, कार्य से भी इसके सवाल पूछे जा सकते हैं। चौथे नंबर की चीज जो कि केवल इस आयोग में आपको पढ़ना है, बाकी का फॉर्मेट तो सभी आयोगों में रहेगा, तथ्यात्मक सारणी सब में रहेगी, स्वरूप सब में रहेगा, गठन सब में रहेगा, कार्य सब में रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक, इसके अतिरिक्त जो आपको इसमें अलग से पढ़ना है वो पढ़ना है, इस पे आप लोगों को पता है कि आज की स्थिति में निर्वाचन आयोग में या भारतीय निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के मध्य में तुलना। ये इस वाले टॉपिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। मतलब मुझसे कोई कहा जाए कि इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जिसमें बच्चों को थोड़ा सा पेपर को सॉल्व करने में मुश्किल हो सकती है, तो वो ये वाला हिस्सा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के मध्य में तुलना कीजिए। और भी बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। आपने कार्य देखा, कार्यों को भी अलग तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि क्या प्रशासनिक कार्य होते हैं, क्या इनके प्रशासनिक कार्य के अलावा कुछ ये सलाहकारी प्रकृति के भी कार्य करते हैं और कुछ इनकी प्रकृति न्यायिक जैसी भी है, तो ये कुछ न्यायिक कार्य भी करते हैं। तो यही सारी चीजें आपको देखना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त आप देख ही लेंगे, ये भी देख लेंगे आप इसके बाद कि क्या निर्वाचन आयोग जब बन रहा था, तो देखिए 1950 में जब हमारा मूलतः भारतीय संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 के आसपास, तब उस जमाने के जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो उस समय की जानकारी के मुताबिक संविधान बनाए हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में संविधान मौन है। मतलब कि आयोग में अंदर का और बाकी का किस तरीके का अंदर का सिस्टम कैसा होगा, क्या इनके लिए बाद में पुनर्नियुक्ति हो सकती है, क्या ये भविष्य में इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्या इनकी एलिजिबिलिटी रहेगी कि कौन सा व्यक्ति निर्वाचन आयोग के लिए अर्हक रहेगा, मतलब कि एलिजिबल रहेगा। तो कुछ चीजों के बारे में संविधान जवाब नहीं दे पाता, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आयोग के बारे में सीमाएं क्या हैं। सीमाओं का मतलब यहां पर है कि जहां पर संविधान को हमको सीधा जवाब संविधान से नहीं मिलता, इसके लिए शब्द यही पॉलिटी में इस्तेमाल होता है कि कहां पर संविधान मौन है।
संविधान को गूंगा नहीं, ऐसा नहीं कि संविधान कह नहीं पाएगा, संविधान ने कुछ कहा नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट निकले कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करे और उसका अर्थ निकल जाए। सुप्रीम कोर्ट का तो काम ही है संवैधानिक अनुच्छेदों की व्याख्या करना, तो आप सीमाएं देखेंगे। इसके अलावा कुछ अलग से कोई तथ्य होंगे इंपॉर्टेंट, तो आप अलग से तथ्य देख लेंगे। मतलब तथ्य के बारे में आप ये समझ लीजिए कि चुनाव संबंधी तकनीक जो होती हैं, अलग अलग तरीके की आप चीजें सुनते रहते हैं। जैसे चुनाव संबंधी तकनीक में एक शब्द हम ये कह सकते हैं कि आप लोग जो सुनते रहते हैं, पहली बात तो ये हो सकता है कि ईवीएम क्या है या ये कहां पर बनती है। मध्य भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था। सेकंड नंबर पर एक और चीज आप देखते हैं कि वीवीपैट क्या कहलाता है। थोड़ा सी आप बात आचरण संहिता समझ लीजिएगा कि आदर्श आचरण संहिता क्या कहलाती है। आप ये भी देख सकते हैं कि आप लोग देखते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे वोट करते वक्त आप लोगों को फोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाने का अधिकार नहीं होता है, घोर अपराध रहता है। तो कौन सा अधिनियम ये सारी चीजें कह सकता है। आप ये भी देखेंगे कि जो ये स्याही यदि आप लोगों को दिख रही होगी, तो जो ये स्याही है ये अमिट स्याही कहलाती है। तो इस अमिट स्याही के बारे में भी कभी कुछ तथ्य इस तरीके के रहते हैं जो आ जाते हैं। तो मतलब कोर जो सिलेबस है आयोग का वो ये कहलाता है। इसके अतिरिक्त तो जो जानकारी है ये वाली तथ्य वाली, ये ऐसी जानकारी है जो एग्जाम हो या ना हो हर भारतीय को पता होना चाहिए, एक जागरूक नागरिक को ये पता होना चाहिए। तो हम वक्त नहीं गवा रहे हैं और सीधे आपसे बात करते हैं। देखिएगा इसके बारे में तथ्यात्मक सारणी क्या हो सकती है। तो तथ्यात्मक सारणी जो है वो देख लीजिए आप। तथ्यात्मक सारणी में जैसे आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है कि इसका गठन कब हुआ। ये आपको तुलनात्मक रूप से पढ़ना चाहिए कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। गठन के बाद फिर आपको ये याद रखना चाहिए कि इसका स्वरूप क्या है, क्या ये संवैधानिक है, क्या ये गैर वैधानिक है, असंवैधानिक है, या इसके अलावा ये सांविधिक है, संविधानेतर है। तो इस तरीके की बहुत शब्द हैं, उसके लिए एक वीडियो बना ही दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देखिए तो आपको पता चल जाएगा। स्वरूप क्या है, तीसरे नंबर की बात, इसमें कहां पर इसका संवैधानिक अनुच्छेद कहां पर है, मतलब संविधान में इसका वर्णन कहां पर है। चौथे नंबर पे इसकी सदस्य संख्या कितनी है, तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि सदस्य संख्या क्या है। अगर बहुत हल्का सवाल पूछना है एमपीपीएससी को, लोक सेवा आयोग को, तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। सदस्य संख्या क्या है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, यह आपको याद रखना चाहिए। इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कैसे होता है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। और सेवा शर्तों के अलावा यह भी आपको देखना चाहिए कि इनको जो सेवा शर्तों के अलावा इनके जो वेतन भत्ते हैं वो किस तरीके से होते हैं। और यह भी आपको देखना चाहिए वेतन भत्ते के अलावा कि ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, और एक चीज और, ये हटाया कैसे जाता है इनको, या इनको बर्खास्त कैसे किया जाता है। इतनी सारी चीजों से सवाल जो है वो डायरेक्ट कभी कभी पूछा जा सकता है, सतही सवाल जिसको हम कह सकते हैं। तो कम से कम मतलब 10 सवाल यदि आते हैं तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो इसी टेबल फॉर्मेट से ही आते हैं। तो एक तो तरीका यह है कि तुलनात्मक रूप से सभी टेबल पढ़ें, और जब प्रत्येक तरीके का हम आयोग पढ़ें तो उसको अलग से पढ़ लें, तो फिर सब प्रश्न की सही होने की संभावना ज्यादा रहती है। आगे देखिएगा आप, तो आगे बस सभी चीजों का उत्तर हम दे रहे होंगे, और जो भी विद्यार्थी हैं तो कम से कम जैसे ये कॉलम पूरी भर जाए उनको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को पॉज करना चाहिए या तो, और पॉज करके उसको ठीक से देखना चाहिए, चीजों को तत्काल याद करना चाहिए। तो याद रखिएगा कि इसका गठन संविधान लागू होने के एक दिन पहले हुआ था, ठीक एक दिन पहले हुआ था, मतलब कि 25 जनवरी 1950। और ये आपको याद रखना चाहिए कि ये संविधान लागू होने के पहले क्यों हुआ था, क्योंकि कुछ संवैधानिक पदों में हमको लोगों को बैठालना था। तो इसलिए निर्वाचन आयोग कम से कम पहले आ जाए, मतलब ये उस जमाने की परंपरा थी। जैसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति, मतलब निर्वाचन आयोग के पहले भी, क्योंकि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति खुद राष्ट्रपति को करना है, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति, मतलब संविधान लागू होने के बाद पहले ये 2 ही संस्थाएं थीं उस जमाने पर। तो 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति औपचारिक रूप से शपथ लेकर के बनते हैं, और अगले दिन निर्वाचन आयोग बन जाता है। तो 25 जनवरी 1950 ये तारीख आपको याद रखना चाहिए। मतलब 25 जनवरी 1951 को इसकी आयु 1 साल रही होगी, और 2001 को इसने अपने 50 साल पूरे कर लिए होंगे। इसका मतलब लगभग, मतलब एग्जैक्ट ये 2001 में अपना स्वर्ण जयंती वर्ष भारतीय निर्वाचन आयोग मनाता है। 25 जनवरी को याद करने के लिए कि यह भी दिन ऐतिहासिक है, तो इस तरीके के ऐतिहासिक दिन को याद को बरकरार रखने के लिए इसी दिवस को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी हम मनाते हैं। तो गठन की तारीख आप लोग को ठीक से पढ़नी चाहिए, इसको स्कैन कर लीजिए। स्वरूप की बात करें तो स्वरूप कई तरीके के हैं, संवैधानिक, वैधानिक। तो जिस भी आयोग का, जिस भी संस्था का वर्णन आपको संविधान में कहीं पर भी मिल जाए, उसके लिए प्रॉपर आर्टिकल हो, तो आपको पता है कि इसके भाग 14 में,
मतलब कि ये संवैधानिक अनुच्छेद में हम कहेंगे कि इसके भाग 14 में आर्टिकल नंबर 324 से 329, ये देख लीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा भाग 14 भाग 15 इनमें मुझसे गलती हो सकती है, मैं भी एक विद्यार्थी हूं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाग तो छोड़िए, आप पहले तो आर्टिकल ही देखिए कि आर्टिकल नंबर 324 से लेकर के 329 तक का जो आर्टिकल है, इसमें आपका संवैधानिक इसके अनुच्छेदों का वर्णन है। कम से कम विद्यार्थियों को 324 से लेकर के 329 तक के सभी अनुच्छेदों को ठीक से पढ़ना चाहिए। अब ये पॉलिटी की क्लास है नहीं, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी, जब जरूरत पड़ेगी इसको याद कराने की तो अलग से आपको इसके लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक, तो आर्टिकल 324 से 329 तक है, इसलिए इसका स्वरूप जो है वो संवैधानिक कहलाएगा, ये आपको पता ही होना चाहिए। सदस्य संख्या वर्तमान में 3 है, लेकिन इसकी भी हम बात करेंगे कि सदस्य संख्या वर्तमान में 3 है। पहले सदस्य संख्या 1 थी, फिर उसके बाद पुनः 3 हुई, फिर उसके बाद 1 हुई और फिर पुनः 3 हो गई। मतलब 1-3-1-3 का ये है, लेकिन आज की तारीख में सदस्य संख्या 3 है। नियुक्ति इस तरीके की संस्थाओं की राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे। सेवा शर्तों का निर्धारण भी इनके लिए राष्ट्रपति ही करेंगे, और इनके वेतन, और फिर जो व्यक्ति नियुक्त करता है, जो व्यक्ति सेवा शर्तों का निर्धारण करता है, त्यागपत्र भी हम राष्ट्रपति महोदय को ही देंगे। बस इसके वेतन भत्ते को आप देखिएगा कि वेतन भत्ते जो हैं वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। पेपर हल करते समय विकल्पों को ठीक से पढ़िएगा। एक तो यहां पर उच्चतम न्यायालय आपको देखना पड़ेगा, आप उच्च न्यायालय में टिक करके आ जाते हैं। तो कभी कभी क्या होती है कि हमारी जो निगाहें हैं वो अक्षरों की जब फोटो खींचती है तो ब्लर खींचती है, तो वो उच्च न्यायालय नहीं है, एक तो उच्चतम न्यायालय है और उसके मुख्य न्यायाधीश नहीं, केवल न्यायाधीश है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इसके वेतन भत्ते होते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। हालांकि अब कुछ निर्धारित भी कर दिया गया है, लेकिन मूल संविधान में ऐसा ही लिखा है। त्यागपत्र स्वाभाविक सी बात है कि ये राष्ट्रपति को देंगे, और हटाया जाना, तो ये याद रखिएगा कि हटाए जाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए प्रक्रिया का उल्लेख है। यह हटाए जाने को भी मैंने स्टार में बना दिया कि केवल इसके अध्यक्षों को अलग तरीके से हटाया जा सकता है, सदस्य को अलग तरीके से हटाया जा सकता है, उसकी बातचीत अभी हम करेंगे। लेकिन यह याद रखिएगा कि हटाया जाना, अध्यक्ष को हटाया जाता है। एक शब्द आप लोग पढ़ते हैं महाभियोग राष्ट्रपति के लिए, लेकिन इतना याद रखिएगा कि अगर कभी यह प्रश्न पॉलिटी में आ जाए कि महाभियोग की प्रक्रिया से कौन हटाया जा सकता है, तो उसका उत्तर है केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या इस तरीके के संवैधानिक पदों में बैठे हुए व्यक्ति के लिए महाभियोग प्रक्रिया नहीं है, उसके लिए सही शब्द है महाभियोग जैसी प्रक्रिया। क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को खंगालते हैं तो केवल इकलौती जगह आर्टिकल 61 पे हमको महाभियोग शब्द देखने को मिलता है। इसका मतलब यही निकलता है कि आर्टिकल 61 में महाभियोग शब्द वो नहीं, अलग से लिखा हुआ है महाभियोग जैसी प्रक्रिया। तो ये कॉलम से ही सवाल आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी आधे 50% रहती है। लेकिन ऐसा 2-3 आयोगों के साथ ऐसा हो सकता है, तो इसको आपको ठीक से याद करना चाहिए। जो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें आप लोग, मतलब जिस पे आयोग को पेपर पूछने में दिलचस्पी होगी और बच्चों से गलती होगी, वो ये हो सकती है कि ये वाली संस्था अपनी रिपोर्ट किसको देती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी संस्थाएं, सभी संवैधानिक संस्थाएं तो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती हैं, लेकिन ये वाला तथ्य आप याद रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हूबहू आपके एग्जाम हॉल में आ सकता है और आपसे यहां पे गलती हो सकती है, सतर्क होने की जरूरत है। ये अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को नहीं देता है, ये अपनी रिपोर्ट भारतीय संसद को देता है। ये एग्जाम के लिए मुझसे कहा जाए कि इन सब में सबसे महत्वपूर्ण मसला क्या है, तो वो यही है, रिपोर्ट संसद को देता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी तकनीकी पहलू हैं। संविधान सभा में लंबी डिबेट हुई थी और केवल एक तथ्य गोपाल स्वामी आयंगर किसी ने कहा था कि जिस संस्था को राष्ट्रपति का भी चुनाव करवाना है, यदि उसी संस्था को जिस संस्था को राष्ट्रपति का चुनाव कराना है, यदि वो संस्था राष्ट्रपति को ही अपनी रिपोर्ट देगी, तो फिर निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता, इसकी पारदर्शिता में सवालिया निशान उठेंगे। तो इसलिए ऐसा कहा गया कि जब इस संस्था को इलेक्शन करवाना, और चूंकि राष्ट्रपति भी कहने के लिए तो सत्तारूढ़ दल के पसंदीदा व्यक्ति को ही इस पोस्ट में अपॉइंट किया जाता है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि इसकी अपनी रिपोर्ट संसद को है। उसका कारण क्या है, राष्ट्रपति को इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि इसको तो खुद भी राष्ट्रपति का चुनाव कराना है। ये आपको याद रखना चाहिए। कुछ चीजें और देखिएगा इसके बाद, तो ये आपकी तथ्यात्मक जानकारी। वापस पहुंचते हैं इसके बाद कि इसके बारे में कि इसको और कौन कौन सी ड्यूटी रहती है। देखिए वापस इंडेक्स में आते हैं, तो तथ्यात्मक सारणी आपकी हो गई। इसके बाद इसका स्वरूप या इसके गठन की बात करते हैं कि स्वरूप या गठन क्या है। तो देखिएगा स्वरूप या गठन, तो स्वरूप और गठन के बारे में पहली बात तो यह है, केवल स्वरूप और गठन के बारे में कि स्वरूप तो आपने बता दिया कि स्वरूप है इसका संवैधानिक,
संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग की बात है। ठीक, शुरुआत में ये एक सदस्यीय निकाय था, बाद में इसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहा। तो गठन के ब्रैकेट में आप संरचना भी कह सकते हैं कि संरचना भी कोई चीज रही होगी। अभी आप इसको पढ़ लीजिए, बाद में हम आपको पीडीएफ में सरसरी तौर में बता देंगे। लेकिन विद्यार्थियों को चाहिए कि वो वर्तमान समय के पीडीएफ के झमेले से बचें। बच्चे इतने भावुक हो जाते हैं कि उनको बस बना बनाया, छपा छपाया, लिखा लखा लिखाया, इस तरीके की चीजें मिल जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इस तरीके की चीजें करते हैं, पॉलिटी आपसे अध्ययन मांगती है। कुछ विषय केवल सूचना मांगते हैं। ये केवल जानकारी का विषय नहीं है, बल्कि ये जो है ये अध्ययन का विषय है। तो एक बार हमारे पढ़ाने के बाद जो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएं, उस पीडीएफ को जरूर देखिएगा। आपके यूट्यूब में इसी डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी मिल सकता है, और अलग से हमारे इस थंबनेल के नीचे जो नंबर वगैरह लिखे हैं, आप इसमें कांटेक्ट करिए, तो उसमें भी हम अपनी हैसियत के मुताबिक आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। संरचना सुनिएगा। तो इसकी जो संरचना थी, मतलब कि 1950 से लेकर के इधर देखिए, इसको आपको 4 डेट इस तरीके से याद रखना चाहिए। इसका एक स्वरूप कैसा था, दूसरा कैसा था, तीसरा कैसा था, चौथा कैसा था। गठन या संरचना की ही बात कर रहे हैं। तो एक बात तो ये रहेगी कि 1950 से लेकर के 1989 तक आयोग केवल एक सदस्यीय था। एक चीज आपको ये याद रखना चाहिए। दूसरी तारीख याद रखिएगा आप, 26 नवंबर से, ये तारीख वैसे भी इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर से 11 दिसंबर तक, मतलब मुश्किल से 16 डेज के लिए, 16 दिन ये हुए, 16 दिनों के लिए आयोग 3 सदस्यीय हो गया। फिर उसके बाद 19 से, मतलब कि 16 डेज के बाद, कुछ ही समय के बाद, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1989 के आखिरी समय से लेकर के 1989 के लास्ट, स्टार का मतलब लास्ट समझिएगा, 1989 के अंत तक, और फिर ये हो गया कब आपका 1989 से लेकर के 1990 तक, या इसको आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको बिना डेट के ही बता देता हूं कि 26 नवंबर से लेकर के अभी तक, ये बार याद रखिएगा, 11 दिसंबर तक आयोग 3 सदस्यीय था। और उसके बाद 1990 से लेकर के 1993 तक, ऐसा याद रखिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डेट छोड़ दीजिएगा, डेट नहीं पूछी जाएगी। तो ये वापस आयोग 1 सदस्यीय हो गया। और इसके बाद 1993 के बाद फिर एक तारीख और याद रखिएगा, यह है 16 अक्टूबर 1993। इन सब में तिथि आपको केवल 16 अक्टूबर भर की याद रखना है। 16 अक्टूबर 1993 अर्थात 16 अक्टूबर से आयोग वापस 3 सदस्यीय हो गया। ऐसा क्यों हुआ, आपको याद रखने के लिए हम आपको बता देते हैं। इसके लिए भारत की राजनीति के इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, और आपको कुछ निर्वाचन आयुक्तों से वाकिफ होना पड़ेगा। जैसे मसलन अभी अपने यहाँ के निर्वाचन आयुक्त 25वें नंबर के राजीव कुमार साहब हैं, वो बहुत पुराने दिग्गज आईएएस अधिकारी हैं। 25 तरीके के निर्वाचन आयुक्त तो आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन सवाल याद रखिएगा, मैं निर्वाचन आयुक्तों का जिक्र इस सेगमेंट के लिए कर रहा हूं कि आखिर ये स्थितियां क्यों बनी। जब तक वो जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे तो चीजों को कब तक याद करेंगे आप। तो देखिएगा, एक सवाल ऐसा आ सकता है, तैयार रखिएगा, जबकि पेपर टफ बनाना हो तब रहेगा कि निम्न में से कौन भारत का निर्वाचन आयुक्त नहीं रहा। ये एनए का फुल फॉर्म निर्वाचन आयुक्त समझिए। तो अगर इस पे 1 2 3 4 विकल्प आएंगे तो ये तभी आपको बन पाएगा जबकि पूरे 25 तरीके के निर्वाचन आयुक्त आपसे याद हो। तो आप लोग को चाहिए कि थोड़ा सा वक्त जरूर लगे, लेकिन निर्वाचन आयुक्त हमारे यहाँ के कौन रहे, क्योंकि ये सिलेबस में है। इस समय तो माहौल भी वैसा ही है, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक, उसके लिए हम पृथक एक वीडियो जरूर बनाएंगे, ये चीजें आपको याद हो जाएं। अभी केवल आप ये देख लीजिए, अभी आप केवल ये देखिए कि भारत में ये हालात कैसे रहे। तो इस जमाने के लिए आपको कुछ निर्वाचन आयुक्तों के से हम आपका परिचय करा देते हैं। शुरुआत में 1950 से लेकर के 1989 तक कुछ निर्वाचन आयुक्त आप देखिएगा जो महत्वपूर्ण है। इनसे सेपरेट सवाल पूछा जा सकता है इन निर्वाचन आयुक्तों से, इसलिए हम इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करना आपसे चाह रहे हैं। एक निर्वाचन आयुक्त जो सबसे पहले नंबर के हुआ करते थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। इनका नाम तो आपने कई दफा पढ़ा होगा, इनके बारे में आज थोड़ा सा और जान लीजिए। सुकुमार सेन के अलावा अब ये याद रखिएगा कि ऐसा सवाल पीएससी कभी भी पूछ सकती है कि भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे। ये तो सभी से बनेगा, हो सकता है भविष्य में पूछ लें कि भारत के दूसरे निर्वाचन आयुक्त कौन थे, या ये बोल रहे सुकुमार सेन के उत्तराधिकारी की पोस्ट में कौन आया। तो ये दूसरे नंबर का व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट है, कल्याण सुंदरम। और ये याद रखिएगा कि ये नाम सबके सब क्यों जरूरी है, हम आपको बता देंगे। इसके बाद फिर सीधे चलिए, ये छोटा सा जो टेन्यूर है 16 अक्टूबर से लेकर के 11 महज 16 दिनों के लिए, तो एक तो दिन भी 16 हैं, और इस टाइम पर जो शख्सियत निर्वाचन आयोग
के निर्वाचन कमिश्नर की पोस्ट में पहुंची, वो आज तक की तिथि में इकलौती महिला रही हैं। इकलौती महिला रही हैं, मतलब पहली महिला रही हैं और इकलौती महिला रही हैं। उनके अतिरिक्त आज तक भारत देश में कोई दूसरी महिला निर्वाचन या मुख्य महिला निर्वाचन आयुक्त की पोस्ट में नहीं रही हैं। आप उनका नाम ठीक से जानते हैं, उनका नाम है वीएस रमा देवी। मात्र 16 दिन के लिए, मात्र 16 दिन के लिए। यदि यह सवाल भी आ जाए कि सबसे छोटा कार्यकाल निर्वाचन आयुक्त के तौर पर किसका रहा है, तो इसका जवाब भी है वीएस रमा देवी। इसके अलावा एक नाम और इंपॉर्टेंट है, वो है एमएस गिल। इन्हें पूरा नाम इनका मनोहर सिंह गिल है, तो ये आपको नाम याद रखना चाहिए कि एमएस गिल करके भी कोई व्यक्ति हुआ करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट इस सब में अगर मुझे बोला जाए कि 25 के 25 निर्वाचन आयुक्तों के बारे में कि आपको आपका सबसे पसंदीदा अभिनेता अभिनेत्री नहीं, पसंदीदा निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो मैं जवाब दूंगा केवल और केवल एक व्यक्ति का, और उस व्यक्ति का नाम है तिरुमली नारायण शेषन, जिनको शॉर्ट में कहते हैं टीएन शेषन। ये इकलौते ऐसे निर्वाचन आयुक्त से जो सरकार को पानी पिलाने में वाकिफ थे, जिनको आमतौर पर ये यही कहा करते थे कि मैं अपने नाश्ते में नेताओं को खाना पसंद करता हूं। ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने बिहार में हल्की सी बोगस वोटिंग के कारण पूरा इलेक्शन को रद्द कर दिया। लालू यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे सूबे के, वो नाराज हो गए और फिर लालू यादव ने एक मुहिम छेड़ी थी, शेषन वर्सेस द नेशन। इनमें महाभियोग की प्रक्रिया भी आई थी। तो अभी इनके सबके बारे में बात करते हैं। सुकुमार सेन पहले नंबर के थे, पहले निर्वाचन आयुक्त। भारत के लोकतंत्र को इन्हीं ने बनाया था, इन्हीं ने ही चुनाव चिन्ह की बात की थी। वो जानते थे कि भारत की अधिकांश जनता को अक्षर ज्ञान नहीं है, वो अपने जनप्रतिनिधियों का नाम, अपने उम्मीदवारों का नाम नहीं पढ़ सकती। तो ये सुकुमार सेन के दिमाग की उपज थी कि बजाय इसके उनको अक्षरों पढ़ाया जाए, इसके बजाय इनको कोई चित्र दिखा दिया जाए। तो आज भी आप अपने यहाँ की मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की जो सामान्य आवाम है, आम आबादी है, वो चुनाव चिन्ह को वोट देती है। कमल के फूल को देगी, पंजे को देगी, साइकिल को देगी, हाथी को देगी, हंसिया को देगी, किसी को भी देगी। ठीक, तो ये आपको याद रखना है सुकुमार सेन। और यही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को खड़ा किया। जब पहली बार इलेक्शन होने थे 1952 में, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, उनके पास ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा था कि इतनी जटिल प्रक्रिया को आखिर कौन पूर्ण करेगा। तो ये भी आईएएस अधिकारी हुआ करते थे उस जमाने के, और सुकुमार सेन पर बेहद भरोसा था। सुकुमार सेन ने इस पूरी जिम्मेदारी को उठाया भी। कई लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उस जमाने पर भी हमारे यहाँ पर लगभग 17 करोड़ 90 लाख रजिस्टर्ड वोटर थे, और इतने सारे लोगों का इलेक्शन करवा पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। सुकुमार सेन ने ये वाली चीज को निभाई और भारतीय लोकतंत्र को खड़ा किया। पहले आम चुनाव इतने सफल हुए, ये गुमनाम सितारे हैं, इन लोगों को किताबों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। तो ये सुकुमार सेन है। इतने प्रभावित हुए थे कि सूडान, एक देश का नाम आप जानते हैं, सूडान की सरकार ने भी इनको बुलाया था, और ये 9 महीने सूडान में भी रहे थे, इसलिए कि सूडान के लोगों को लग रहा था या सूडान की सरकार को लग रहा था कि यदि ये व्यक्ति रह जाएगा तो हमारा इलेक्शन कंडक्ट हो जाएगा। सुकुमार सेन 9 महीने वहां पे रहे भी, और वहां पर भी इलेक्शन ठीक से करवाया। तो सुकुमार सेन के बारे पे आपको कुछ चीजें याद रखना चाहिए। पहले ये लगातार 2 कार्यकाल के लिए थे, और ये भारत में ये 2 इलेक्शन के लिए जिम्मेदार थे, 52 वाले भी, 57 वाले भी। तो ये 2 कार्यकाल इन्होंने भी किए हैं, और शुरुआत वाले ने भी 2 कार्यकाल किए हैं। तो ये जो पहले नंबर का है सुकुमार सेन, ये 2 कार्यकाल, कल्याण सुंदरम ये भी 2 कार्यकाल। लेकिन सुकुमार सेन की एक अलग मिसाल है, इन्होंने आगाज किया था। अंजाम कोई भी करे, आगाज वाले का महत्व थोड़ा सा ज्यादा है। सुकुमार सेन साहब सूडान भी गए थे। अभी आपको पीडीएफ में कुछ चीजें शेयर कर देंगे हमारे साथी। कल्याण सुंदरम साहब हैं, इनके बारे में इकलौता तथ्य याद रखिएगा कि ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, लेकिन इनका कार्यकाल जो था सुकुमार सेन का, वो था 8 साल 273 दिन। 8 साल 273 दिन। और जो कल्याण सुंदरम साहब का कार्यकाल था, वो था 8 साल 284 दिन। तो इसलिए मैक्सिमम लंबा कार्यकाल किसका रहा है, ये पेपर में प्रश्न कभी आ जाए तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इनका रहा है। वीएस रमा देवी साहिबा भारत के इतने प्रतिष्ठित पद को सुशोभित करने वाली पहली और इकलौती महिला, ये भी दिग्गज आईएएस अधिकारी हुआ करती थी, वीएस रमा देवी। तो आपको तो ये याद रखना है कि सबसे छोटा कार्यकाल इनका था, और इनके जमाने पर ही पहली बार 2 और निर्वाचन आयुक्त, मतलब कि 1+2 का कॉम्बो इसी बार बना था। वीएस रमा देवी के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य याद रखिएगा, कभी पॉलिटी में आपको मिल जाए कि भारत की पहली और इकलौती महिला राज्यसभा महासचिव कौन रही हैं, इसका भी जवाब वीएस रमा देवी है।
मतलब कि न केवल पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बल्कि राज्यसभा की पहली महिला महासचिव। मुख्य निर्वाचन आयुक्त महिला और राज्यसभा की पहली महिला महासचिव, उसका भी उत्तर यही है। और एक और तथ्य वो ये है कि यही महिला कर्नाटक की भी पहली महिला राज्यपाल थी। तो ये तीनों तथ्यों को आपको याद रखना चाहिए, फिर से वीडियो को रोकना चाहिए और फिर से इन चीजों को याद करना चाहिए। टीएन शेषन, ये सबसे पसंदीदा एक 70-80 के दशक के जिस तरीके से हीरो हुआ करते थे, उस जमाने के व्यक्ति हुआ करते थे। जब ये आए 1990 में, मतलब 1990 में वापस एक सदस्यीय हुआ, मतलब जब ये महिला आई वीएस रमा देवी, तो उनके कार्यों के बंटवारा के लिए 3 लोगों को, मतलब 2 और सहयोगियों को बैठाल दिया गया। लेकिन जब टीएन शेषन साहब आए तो उन्होंने बोला नहीं, हम इस महफिल में, इस राजा में, इस पूरी राजसी चीजों पे हम इकलौते इस तरीके के रहेंगे और हम इस कामकाज को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। उस समय टीएन शेषन अपॉइंटमेंट के पहले कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे भारत की। तो भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी होना अपने आप में सबसे बड़ी पोस्ट है, किसी भी सिविल सर्वेंट का ख्वाब है ये, शायद इससे ऊंचा ओहदा कोई बना नहीं है। लेकिन फिर ये इस पोस्ट में आने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन शर्त यही कि काम करूंगा तो अकेले करूंगा। भारत की राजनीति उस समय भी ठीक चल नहीं रही थी। वहां पर 1993-94 के बाद भारत की राजनीति में कितने सारे परिवर्तन हो रहे थे, लगातार सरकारें आ रही थी, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों को हमने इसमें खोया भी था। तो देश में कुल मिलाकर के माहौल ठीक नहीं था। तो उसकी बात करेंगे तो ये वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वक्त की अपनी भी सीमाएं हैं। तो इसलिए हम सीधे आपको बात आ रहे हैं कि जो टीएन शेषन साहब हुआ करते थे, इन्होंने कहा कि मैं अकेले जो है वो इस पोस्ट को संभालूंगा। और टीएन शेषन के जमाने पर 1990 में एक वापस आयोग का सदस्य संख्या हो गया। लेकिन टीएन शेषन आए और टीएन शेषन का इरादा तो कुछ और ही था। टीएन शेषन का इरादा यह था कि आप याद रखिएगा कि टीएन शेषन ने बोला कि मैं आया हूं तो अपनी छाप छोड़ के जाऊंगा। और वो ये कि इनके जमाने पर ही पहली बार मतदाता पहचान पत्र बना था, जो वोटर आईडी है। ये आए और इनको पता था कि खूब बोगस वोटिंग, गलत वोटिंग होती है, एक व्यक्ति के नाम पे दूसरा व्यक्ति। तो इनके जमाने पर ही, टीएन शेषन के जमाने पर ही पहली बार मतदाता पहचान पत्र बना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे नरसिम्हा राव साहब। नरसिम्हा राव से इन्होंने बात की और नरसिम्हा राव से इन्होंने कहा कि मैं मतदाता पहचान पत्र बनाना चाहता हूं। लेकिन सरकार ने यह कहा कि इतना बड़ा खर्च उठाने के लिए सभी सरकार तैयार नहीं है। टीएन शेषन यही तो चाहते थे कि बात बराबरी की हो। टीएन शेषन ने प्रधानमंत्री को शक्ल लहजों में कह दिया कि जब तक मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था नहीं होगी, मैं समूचे देश में मेरे रहते एक भी चुनाव कंडक्ट नहीं होने दूंगा। तल्ख लहजा था। सरकार को लगा कि इनके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए और संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया आई भी। लेकिन नरसिम्हा राव को फिर से होश आया कि किसी निर्वाचन आयुक्त को यदि महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया गया तो इससे सरकार की ही छवि खराब होगी कि सरकार के भीतर छुपा क्या है। इसलिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया तो नहीं आई, लेकिन सरकार के पास इकलौता रास्ता था। संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि निर्वाचन आयुक्त तो केवल एक होगा। उनने इसके अलावा, मतलब टीएन शेषन साहब के लिए, इनकी शक्ति को संतुलित करने के लिए एक निर्वाचन आयुक्त के अलावा 1993 में महाभियोग प्रक्रिया को कैंसिल करने के बाद 2 निर्वाचन आयुक्त और ले आए। और ये 2 निर्वाचन आयुक्त इनके सहयोगी नहीं थे, बल्कि तीनों तरीके के निर्वाचन आयुक्त, मतलब मुख्य वाले और दोनों सहयोगियों, तीनों को बराबरी का दर्जा दिया गया। दोनों के पास समान शक्तियां, तीनों के पास समान शक्तियां, तीनों को समान वेतन भत्ते, तीसरों को समान तरीके के अनुलाभ। और सबसे दिलचस्प तथ्य, यदि पहला वाला कहना चाहे राइट और बाद के 2 वाले कहना चाहें लेफ्ट, तो भले ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राइट कहा और सहयोगियों ने रॉन्ग कहा, यहां पर बहुमत रॉन्ग को मिल गया है। बेशक वो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ऐसी स्थिति पर आयोग की इस वाली बात को सही माना जाएगा कि बहुमत किसके साथ है। केवल और केवल सरकार का इरादा केवल इतना था कि कैसे भी करके टीएन शेषन को शक्ति संतुलित की जाए। तो टीएन शेषन की शक्ति को संतुलित किया गया। हालांकि शक्ति संतुलन के लिए बहुत सारी चीजें हुई। टीएन शेषन भी गए और टीएन शेषन ने कहा कि फिर जब अन्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सबको शक्तियां बराबर हैं, वेतन बराबर हैं, अनुलाभ बराबर हैं, तो फिर मुझे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्यों कहते हो? उनको भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही कहो, और यदि वो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं तो मुझे भी अन्य निर्वाचन आयुक्त कहो। सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाते हैं तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीएन शेषन साहब। सुप्रीम कोर्ट से इनको कोई खास तरीके की सुविधा नहीं मिलती है और ये मानती है कि जो सरकार ने किया वो ठीक ही किया होगा।
तो मतदाता पहचान पत्र इन्हीं की देन थी। ये व्यक्ति ऐसे ही थे जो अड़ी पे आ जाते थे, जिसको जिद कहते हैं, जिसको हट कहते हैं, तो उस पर अपनी चीजें कर देते थे। इसी तरीके से इन्होंने बोगस वोटिंग में रोक लगाई। और आप लोग जो एक और चीज देखते हैं बोगस वोटिंग के अलावा, वो ये है कि आजकल लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा जोखा, इनकी कुल संपत्ति, जिसे हम कहते हैं उम्मीदवारों का नामांकन, तो आजकल जो आय व्यय का लेखा जोखा जो देना पड़ता है नेताओं को, आय का लेखा जोखा, यह भी अनिवार्य कराया था टीएन शेषन साहब ने। इसलिए टीएन शेषन साहब से अक्सर पूछा जाता था। बाद में अपनी उन्होंने एक आत्मकथा भी लिखी, द ब्रोकन ग्लास, तो उसमें इस चीज का जिक्र किया कि मुझे तो ब्रेकफास्ट में सबसे ज्यादा पसंद है नेता। मैं तो ढूंढता हूं कि अब किस नेता का शिकार करना है। शायद इकलौते ऐसे नेता थे जिसे प्रधानमंत्री भी डरते थे। 1996 में किसी तरीके से कार्यकाल तो खत्म हुआ, लेकिन 1996 से भारतीय चुनाव का एक नया अध्याय शुरू हुआ। आप लोगों ने कभी पॉलिटी में पढ़ा होगा 1996 के भारतीय चुनाव आयोग के सुधार, वो सब चीजों के पीछे टीएन शेषन है। यदि पृथक रूप से किसी आयुक्त के बारे में सवाल आए तो वो टीएन शेषन है। बात बहुत लंबी है, लेकिन बस वही वक्त की पाबंदी है। आगे देखिएगा, ऐसे ही व्यक्ति एक एमएस गिल हुआ करते थे। ये और याद रखिएगा कि टीएन शेषन के जमाने पर जो दो नए निर्वाचन आयुक्त बने थे, वो दोनों ही सरकार के चंटू बंटू हुआ करते थे। यहां पर मेरे कहने का इरादा, मैं किसी व्यक्ति विशेष का ना तो पक्षधर हूं ना विपक्षी हूं। मैं एक शिक्षक हूं, अध्यापक हूं। हम लोगों को थोड़ा बहुत अपनी भावनाएं भी व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन इरादा कुछ भी नहीं है। टीएन शेषन जो है, इनके इस जमाने पर पहली बार जीवाजी कृष्ण स्वामी, ये आप याद रखिएगा, या जीवाजी इस तरीके का नहीं लिखिएगा, इस तरीके का जीवाजी है वो, जीवीजी कृष्ण स्वामी, ये पहली बार ये निर्वाचन आयुक्त, मतलब सहायक निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त बने थे। और दूसरे बने थे एमएस गिल साहब, ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर टीएन शेषन का 1996 में कार्यकाल खत्म होता है और फिर एमएस गिल साहब निर्वाचन आयुक्त बनते हैं। और एमएस गिल साहब के जो निर्वाचन आयुक्त बनते हैं, तो इनके बारे में याद रखिएगा कि तत्कालीन सरकार पर ये इनका बड़ा अच्छा संबंध हुआ करता था। ये निर्वाचन आयुक्त के तौर पर अपना कार्य भी किए और बाद में यूपीए की गवर्नमेंट की सरकार पर ये राज्यसभा से चुनाव भी लड़ते हैं, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनते हैं। इसका मतलब यही सीमाएं हैं कि निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पद मुक्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद अन्य किसी तरीके की रोक नहीं लगाई गई है। यह भी याद रखिएगा, टीएन शेषन भी 1996 के बाद जब इलेक्शन हुए थे राष्ट्रपति के, तो के एन नारायणन के विपक्ष में टीएन शेषन साहब ही खड़े थे, तो वो भी राष्ट्रपति का इलेक्शन लिए। इसी तरीके से एमएस गिल भी अपने रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस में सम्मिलित हुए, राज्यसभा का चुनाव लड़ा और बाद में यूपीए 2 गवर्नमेंट में ये खेल मंत्री भी बने हैं। एमएस गिल साहब खेल मंत्री भी रह चुके हैं। तो इस तरीके के कभी कभी सवाल यहां वहां से आ सकते हैं, आप तो ये सारी चीजें जानते होंगे। तो ये निर्वाचन आयुक्तों के बारे में बात। लेकिन हाँ, अगर बच्चों को चाहिए कि वो पूरी तरीके से इसमें पूर्णांक चाहते हैं, तो निर्वाचन आयुक्त सभी तरीके के 25, वो तो या तो याद कर लें या तो फिर अंतिम वीडियो का इंतजार करें। अंतिम वीडियो पर हम आपको इनके नाम किसी तकनीक के माध्यम से याद करा देंगे। तीसरे नंबर की बात आपको याद रखना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के मध्य में तुलना। आप देखिए, फिर से इंडेक्स की ओर ले चलते हैं आपको। तीसरे नंबर पर यही लिखा हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच में तुलना और फिर इनके कार्य। तो यही देख लेते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के मध्य तुलना। ये मेंस में भी ये सवाल पूछा जा सकता है, आप देखिएगा। तो हम इसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ऐसा ही लिख देते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और यहां पर लिख सकते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो याद रखिएगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच में ये तुलना ये सुप्रीम कोर्ट में हुई है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त में ज्यादातर चीजें तो बराबरी की हैं। और बराबर क्यों, तो कभी सवाल आ जाए कि क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को एक चश्मे से देखा जा सकता है, तो आप कहिएगा कि हाँ भाई, देख तो सकते हैं। पहली बात तो ये कि सभी लोगों को, तीनों तरीके के मेंबर को, मतलब 1+ ये दोनों, इन सबको समान शक्तियां हैं। पहली बात तो यही है कि सबको समान शक्तियां हैं। दूसरे नंबर की बात ये याद रखिएगा, समान शक्तियों के अलावा दूसरे नंबर की बात, इनके वेतन भत्ते भी समान हैं। तीसरे नंबर की बात, ये बराबर का साइन मतलब समझ रहे होंगे आप। तीसरे नंबर की बात, इनके अनुलाभ भी समान हैं, अन्य तरीके के लाभ। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज, सबकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मतलब कि मुख्य निर्वाचन आयोग से कोई पूछता तक नहीं है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त अपॉइंट करना है, राष्ट्रपति ही करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि यदि आयोग के सदस्यों के बीच में मतभेद हो, तो ऐसी स्थिति में आयोग बहुमत के आधार पर फैसला करता है।
बहुमत के आधार पर फैसला। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों तरीके के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं सब बराबर हैं। लेकिन बस यही, इन सभी चीजों को लेकर के ही टीएन शेषन साहब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से फिर सरकार अपना पक्ष रखती है और वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने सबको बराबर नहीं किया, थोड़ा सा अंतर है। तो इकलौता पॉइंट ऐसा है जहां पर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए और फिर आपको याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त टोटल ही समान है, और एक हवाला दिया कि कहां पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त बड़ा है, ये बड़ा का साइन है, कहां पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त बड़ा है अन्य निर्वाचन आयुक्तों से। इसके लिए केवल इकलौता पॉइंट है और वो पॉइंट है हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया के बीच जो है, हटाने की जो प्रोसेस है, वही प्रक्रिया ही इन दोनों की पदीय स्थिति के बीच में मतभेद या अंतर पैदा कर देती है। मुख्य निर्वाचन आयोग को या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जहां महाभियोग जैसी प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है, जिसे आप ये भी कह सकते हैं महाभियोग जैसी प्रक्रिया के आधार पर, या यूं कहें कि संसद के विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है, वहीं अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है, इनको हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसी बिल्कुल नहीं है, संसद के विशेष बहुमत जैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के आधार पर ही हटाया जा सकता है। एकलौता ऐसा तथ्य है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के मध्य में थोड़ा सी दूरी बनाता है या इस ओहदे को बड़ा बनाता है। सवाल ऐसी किसी पॉइंट से ही उठेगा, यदि आयोग का सवाल आएगा तो यहीं से आएगा। ये मेरा ख्याल है आपको याद होगा। आगे देखिएगा, इसके बाद इसके कार्यों के बारे में हम देख लें थोड़ा सा। तो निर्वाचन आयोग के कार्यों को हम देख सकते हैं। पहले नंबर की बात तो यह है कि इसका क्षेत्र कहां कहां तक है। तो क्षेत्र याद रखिएगा कि क्षेत्र कहां कहां तक है। तो क्षेत्र इसको कहते हैं कि निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। अखिल भारतीय संस्था कहते हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग अखिल भारतीय संस्था नहीं है। तो क्षेत्र हम इसको कह सकते हैं अखिल भारत। ऐसा मतलब अखिल भारत का मतलब केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी, क्योंकि इसका जो चुनावी कार्य है वो चुनावी कार्य इन 6 चीजों के लिए होता है। वो चुनावी कार्य क्या क्या? पहली बात तो ये संसद का चुनाव कराता है, और संसद के चुनाव का मतलब है यहां पर सॉरी माफ कीजिएगा, इसको आप ऐसा ही समझिए कि राष्ट्रपति लिखा है, जल्दबाजी में लिखने में हुआ है। इसके अलावा लोकसभा, इसके अलावा राज्यसभा। तो ये 3 चीजों का इलेक्शन सीधे सीधे मतलब कि संसद, तीनों हिस्से संसद के, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इसका काम, इसका चुनाव यही संस्था कराती है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का भी इलेक्शन यही संस्था कराती है, और इसके अलावा राज्यों की विधानसभा और राज्यों की विधान परिषद, जिसको हम एक शब्द में कह सकते हैं विधान मंडल। इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इसको मैं संसद कह सकता हूं। अलग से 2 पोस्ट और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, और विधानसभा और विधान परिषद, मतलब 2 तरीके की पोस्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। संसद के दोनों हिस्से लोकसभा और राज्यसभा, और विधानमंडल के दोनों हिस्से विधानसभा और विधान परिषद। ये 6 तरीके का चुनाव। तो विधानसभा और विधान परिषद तो राज्य का मामला है, लोकसभा और राज्यसभा केंद्र का मामला है। इसलिए इस हाल में कहेंगे कि ये राज्यों के लिए भी काम करती है और केंद्र के लिए भी काम करती है, इसलिए ये अखिल भारतीय संस्था है। चुनावी कार्य ये 6 पदों के लिए, फिर से एक बार बोल दूं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। याद रखिएगा, जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां का चुनाव भी भारत का निर्वाचन आयोग कराता है, जबकि पंचायतों के जो चुनाव होते हैं, नगरीय निकायों के जो चुनाव होते हैं, उसका इस वाली संस्था से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए ही पृथक रूप से राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, यह आपको याद होगा। तो ये इसके क्षेत्र और चुनावी कार्य के अलावा फिर इनके कार्यों को हम विस्तृत रूप से भी देख सकते हैं। तो इनके जो विस्तृत कार्य हैं, इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। और इनके विस्तृत कार्यों को हम 3 हिस्सों में कैसा डिवाइड कर सकते हैं? एक को कह सकते हैं हम इनके कि सामान्य प्रशासनिक कार्य क्या हैं। ये मेंस में बच्चों से पूछा जा सकता है, लेकिन प्री में भी ये पूछा जा सकता है, लेकिन यदि मेंस में आए तो चीजों को ऐसे ही लिखना चाहिए बच्चों को। तो एक तो प्रशासनिक कार्य, दूसरे नंबर पर आपको देखना चाहिए सलाहकारी कार्य, और तीसरे नंबर पर आपको देखना चाहिए इसके न्यायिक कार्य। ये तीनों प्रकृति के कार्य करते हैं। न्यायिक से ज्यादा बेहतर होगा अर्ध न्यायिक।
तो जैसे कि प्रशासनिक कार्य तो यही है कि चुनावों का मतलब चुनावों को आयोजित करवाना, उसकी सूचना देना, ये सारी चीजें करना। लेकिन ये याद रखना 3 शब्द, चुनावों को या चुनावी प्रक्रियाओं का संचालन करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना, ये तीनों के तीनों कार्य चुनाव आयोग कराता है। एमपीपीएससी को जब बच्चों को कंफ्यूज करना होगा तो ये होगा कि भारत में चुनावों का संचालन तो निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन निर्देशन कौन कराता है? तो ये याद रखिएगा कि चाहे संचालन हो, चाहे निर्देशन हो और चाहे निगरानी या नियंत्रण हो, सभी तरीके के लिए प्रशासनिक कार्यों के लिए मतलब यही संस्था जिम्मेदार है। इसके अलावा चुनाव चिन्हों का जो आवंटन होता है, चुनाव कब कराने हैं, इस तरीके के कार्य क्या करना है, हर साल मतदाताओं की सूची 1 जनवरी को अपडेट करवाना है, वो वाले कार्य हैं, किन इलाकों पर चुनाव अभी कराए जा सकते हैं या नहीं कराए जा सकते, इसके संदर्भ में राष्ट्रपति से एक बार सलाह मशवरा भी करना है। तो इस तरीके के जो कार्य हैं वो इनके प्रशासनिक कार्य हैं। पीडीएफ में आप जैसे ही पढ़ेंगे सबका सब आपको हूबहू समझ में आ जाएगा। सलाहकारी कार्य से सवाल आ सकता है, सलाहकारी कार्य यहां से सवाल जरूर बन सकता है प्री का, तो इस पॉइंट में आपको फिर से हाई अलर्ट में आ जाना चाहिए। सलाहकारी कार्य, तो पहली बात, ये सलाह देता है राष्ट्रपति को भी और ये सलाह देता है राज्यपाल को भी, सलाह दोनों को देता है। ठीक, ये आपको याद रखना चाहिए। तो जो राष्ट्रपति है उसको हम सलाह देने की बात क्यों कह रहे हैं, तो ये याद रखिए, संसद सदस्यों का पूरा आधार कार्ड, फोटो, उनकी हिस्ट्री, सभी तरीके का, इस तरीके का जो हम कह सकते हैं उनकी पूरी जानकारी, ये तो निर्वाचन आयोग के पास है। यदि भविष्य में ऐसा लगता है कि संसद के सदस्य जो हैं ये एलिजिबल नहीं थे, ये जाली दस्तखत के माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से, फर्जी प्रमाण पत्र के माध्यम से वगैरह वगैरह, इन चीज़ों की वजह से गलती से अपॉइंट हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति पे निर्वाचन आयोग को हटाने का अधिकार नहीं है। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कराता है, नियुक्ति पत्र मिला और बात खत्म। इसके बाद ऐसी स्थिति पे हटाने का अधिकार मतलब कि संसद सदस्यों की निर्भरता का अंतिम फैसला राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के पास जाएंगे तो राष्ट्रपति कहेगा कि मैं इसके बारे में क्या जानता हूं, मैं इसको कैसे हटा दूं, तो फिर वही निर्वाचन आयोग सामने आता है और निर्वाचन आयोग एडवाइस देता है कि इन चीजों की वजह से, तो आप कहिएगा कि संसद सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देना निर्वाचन आयोग के द्वारा, यही इसका सबसे अहम सलाहकारी कार्य है। लेकिन पॉलिटी का एक और मसला फंसता है, वो यूपीएससी के विद्यार्थियों को, और मतलब गंभीर, अब तो एमपीपीएससी यूपीएससी सब में प्रश्नों का स्तर काफी ऊंचा हो गया है। एक और चीज है कि एक दल बदल कानून है। दल बदल का मतलब आप लोगों ने बीते टाइम पर देखा होगा कि कोई कांग्रेस का नेता भाजपा में चला गया, सांसद भी है या विधायक है, और उसका इस दल में आ गया, तो ये दल बदल संबंधी मामला है। तो दल बदल संबंधी मामले पर यदि हम कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से जीते और भाजपा में शामिल हो गए, या इसका विपरीत भी भाजपा के चुनाव चिन्ह से जीते और कांग्रेस में चले गए, तो भी हमको निरर्हक घोषित कर दिया जाएगा। इसको ही कहा जाता है दल बदल कानून। इसका बहुत सारा एक लंबा अध्याय है, उसको अभी यहां से अगर हम हट के उसमें चले जाएं तो विषयांतर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि जब दल बदल से संबंधित मामलों पर संसद सदस्यों को हटाना हो तो इसका फैसला ना तो राष्ट्रपति, ना तो निर्वाचन आयोग, बल्कि सदन का अध्यक्ष या सदन का सभापति ही इसका फैसला करता है दल बदल से संबंधित। तो वो एक अलग मामला है, ये भर याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग की सामान्य अहर्ता से संबंधित मामलों पर हटाने के लिए राष्ट्रपति को एडवाइस देना इसका सलाहकारी कार्य है। राज्यपाल से भी इसी तरीके का कार्य। और एक और चीज कि कभी कभी ये आग्रह करते हैं, और वो आग्रह भी सलाह के पर्पज में होती है। जब दो बराबरी की संस्थाएं, या यूं कहें बराबरी की संस्थाएं नहीं, दो ही संवैधानिक और प्रतिष्ठित पदों की संस्थाएं जब एक दूसरे से बातचीत करती हैं तो वो आग्रह के फॉर्म में होता है। तो ये आग्रह करते हैं कि हमको कर्मचारी उपलब्ध कराइए, राज्यपाल से कर्मचारी उपलब्ध कराइए। तो ये सारी चीज हैं, ये है। ये सलाहकारी कार्य से आपका प्रश्न आ सकता है। ये भी एक सलाहकारी कार्य है कि जैसे राष्ट्रपति शासन लगा है, तो राष्ट्रपति शासन लगा है, उसको खत्म करना या नहीं करना ये तो उन्हीं के हाथ में है। तो ये भी एडवाइस देते हैं कि हमको इलेक्शन करवाएं कि ना करवाएं। राष्ट्रपति शासन खत्म भी करवा करके और फिर बोले कि अब इस इलेक्शन, इस क्षेत्र में चुनाव करवा लेना चाहिए, फिर निर्वाचन आयोग एडवाइस करेगा कि महामहिम हम चाहते हैं कि अभी वहां पर कानून और व्यवस्था मेंटेन नहीं हुई है, अभी यहां पर चुनाव कराना ये ठीक नहीं है। तो ये तीसरे नंबर की बात कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में इलेक्शन कराना है कि नहीं, यहां पर भी एडवाइस वाला काम होता है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। न्यायिक कार्य भी इसके बहुत सीमित हैं, और न्यायिक कार्य के लिए आप लोगों ने अभी देखा होगा जो निर्वाचन आयोग में जब सबसे ज्यादा लड़ाई जाती है वो होती है चुनाव चिन्ह के लिए। जैसे कि चुनाव चिन्ह के लिए
कि अगर दो तरीके के लोग हैं, मान लीजिए दो पार्टी का विघटन हो जाए, और दो पार्टी का विघटन होने की स्थिति में ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि दोनों के दोनों लोग, मान लेते हैं कोई भी एक पार्टी है, मतलब हम किसी पार्टी विशेष का पक्ष या विपक्ष लेंगे तो आज से कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद हमको ही हाईलाइट कर दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप केवल ये समझिए कि कोई भी राजनीतिक दल जब दो हिस्सों में होता है तो ये वाला हिस्सा भी कहता है कि उदाहरण के लिए कांग्रेस ले लेते हैं, तो मूल कांग्रेस हम है तो हमारा चुनाव चिन्ह पंजा, और ये वाला राजनीतिक दल ये भी कहेगा, ये वाला हिस्सा भी, कि मूल कांग्रेस हम, हमारा चुनाव चिन्ह पंजा। जैसे कांग्रेस को कांग्रेस आई कहते हैं, इंदिरा वाली कांग्रेस, कांग्रेस आई का ब्रैकेट में इंदिरा वाली कांग्रेस, तो पंजा चुनाव चिन्ह कांग्रेस आई को मिल गया। जबकि एनसीपी को फिर अलग चुनाव चिन्ह लेना पड़ा, तृणमूल कांग्रेस को अलग चुनाव चिन्ह। तो चुनाव चिन्ह से संबंधित जब लड़ाइयां होती हैं तो इन चुनाव चिन्ह संबंधी विवादों का निपटारा निर्वाचन आयोग करता है, और ये जो निर्वाचन आयोग है इस स्थिति पर बिल्कुल अर्धन्यायिक प्रकृति का रहता है। या इस समय चुनाव संबंधी कोई और विवाद हो जाए तो उसमें भी इनके पास काफी अधिकार है। चुनाव संबंधी विवाद लिख रहे हैं, चुनाव संबंधी कोई और विवाद हो तो ये भी, इसका भी निपटारा जो है वो निर्वाचन आयोग करता है। तो ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए आपकी ड्राफ्टिंग ऐसी हो बच्चों को, और प्री के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाहकारी कार्य और अर्धन्यायिक कार्य। तो अगर ऐसा कभी सवाल आ जाए कि निर्वाचन आयोग के पास शक्तियां हैं तो उस पर एक विकल्प अर्धन्यायिक प्रवृत्तियों की आप तलाशिएगा, वो भी आपको मिलेगा। माफ कीजिए, सलाहकारी और प्रशासनिक, ये सारी चीजें तो हैं ही। वापस आपको इंडेक्स में लेकर के चलते हैं कि इंडेक्स में आपके क्या क्या था। तो देखिएगा, तथ्यात्मक सारणी हो गई, स्वरूप और गठन हो गया, कार्य हो गए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन के सीमाएं आपको बताना है। तो सीमाएं सुन लीजिएगा कि सीमाएं क्या कहलाती हैं। तो देखिए, जब पहली बार निर्वाचन आयोग बन रहा था तब यह नहीं पता था कि सुकुमार सेन साहब ही निर्वाचन आयुक्त की पोस्ट के लिए फिट बैठेंगे। ऐसा भी लग रहा था कि कोई और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस पूरे मैनेजमेंट को संभाल ले, क्योंकि बड़ी इस तरीके के ओहदों में केवल ज्ञान नहीं बल्कि मनोविज्ञान, ज्ञान, तकनीक, व्यवहार, सभी चीजों की जरूरत होती है। इसलिए इतनी प्रतिष्ठित, इतनी जिम्मेदार तरीके की पदों को अहर्ता से बांधा नहीं गया है। किसी भी व्यक्ति को, अब किसी भी व्यक्ति को तो उठा के बना नहीं देंगे, किसी भी क्षेत्र के विद्वान व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त बनाया जा सके, क्योंकि यह मामला केवल पढ़ा लिखा होने का या अनुभव का नहीं है, ये इतना बड़ा मैनेजमेंट है। निर्वाचन आयुक्त के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उनको भी नहीं पता होगी कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसलिए ऐसी किसी पद के लिए संविधान वेत्ताओं ने बहुत ही बुद्धिजीविता का परिचय दिखाया, समझदारी का परिचय दिखाया, और निर्वाचन आयुक्त के पद में किसी भी तरीके की अहर्ता को नहीं रखा गया है। यही इसकी सीमा है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अहर्ता निर्धारित नहीं की गई है। दूसरे नंबर की बात, ये होना था, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि कम से कम इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिसको कांग्रेस की सरकार या भाजपा की, या कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, हर नेता कोई भी इसी व्यक्ति के नीचे है इलेक्शन के दिनों पर। लेकिन इस व्यक्ति को यदि ये लालच हो कि मैं जब रिजाइन दे दूंगा तो रिजाइन देने के बाद कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार, सपा, बसपा, जितनी भी सरकारें हैं, इस सरकार को ज्वाइन करूंगा, आज मैं इनको फेवर कर देता हूं, कल जब मैं सरकार को ज्वाइन करूंगा तो इनकी जब गवर्नमेंट आएगी तो ये मुझे बहुत प्रतिष्ठित पद देंगी। तो ऐसी स्थिति पर निष्पक्षता प्रभावित होगी। व्यक्ति स्वार्थ से हो सकता है अपने उसूलों से डगमगा जाए, अपनी ईमानदारी से समझौता कर बैठे। कायदा तो यही था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हों या अन्य निर्वाचन आयुक्त हों, इस पे सख्ती से लिखा होना चाहिए, लिखा नहीं गया है, सख्ती से लिखा होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद आप कभी भी इस तरीके की पोस्ट, किसी राजनीतिक दल को, आप किसी सरकार में मंत्री या इस तरीके की पोस्ट को आप धारण नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ी गलती है। एमएस गिल साहब बाद में निर्वाचन आयुक्त से रिटायरमेंट के बाद खेल मंत्री बनते हैं, शायद एक और कोई मंत्रालय भी उन्होंने संभाला था, आप पढ़िएगा एमएस गिल के बारे में। तो और वो राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ते हैं। फिर टीएन शेषन साहब, यही है कि कोई दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। इसको हम सीमा जरूर मान सकते हैं कि ना तो अहर्ता बताई गई है और ना ही नियुक्तियों के बारे पे इनकी रोक लगाई गई है। ये दूसरे तरीके की चीज है। एक आध कोई और लिमिटेशंस अगर आयोग की हो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल इन्हीं से बन जाएगा कि निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहली बात, निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए, गलत कथन, अहर्ता ही निर्धारित नहीं की गई। दूसरी बात, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपनी सेवानिवृत्ति के बाद
किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं ले सकते, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ले सकते हैं, लिया ही है, हमारे पास इतिहास है। तो इस तरीके की अहर्ता नियुक्तियां, कोई एक और तथ्य अभी मुझे याद आया था लेकिन आपसे बातचीत के क्रम पे शायद मेरे जहन से वो निकल गया है, उसको इग्नोर कीजिए। वापस मैं आपको इंडेक्स की ओर लेकर के चलता हूं और इंडेक्स आपका यही है कि सीमाएं या संविधान जिसके बारे में मौन है, संविधान ने बताया नहीं है, भविष्य में हो सकता है बताए, कुछ तथ्य हैं चुनाव संबंधी तथ्य। तो पहली बात तो निर्वाचन आयुक्तों के तथ्य आप याद रखिएगा, ये याद ही रखिएगा। पहली बात तो ये भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त का नाम सुकुमार सेन है। ये शुरुआत के 2 चुनावों में इतनी बड़ी जवाबदारी निभाते हैं। इन्होंने भारतीय लोकतंत्र को खड़ा किया, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को एक बार पुनर्जीवित किया, इन्होंने इसको जीवंत बनाया, निष्पक्ष बनाया, तटस्थ बनाया और इतने बड़े लोकतंत्र के उत्सव को बहुत सलीके के साथ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अगर अंजाम देने का हम काम करते हैं तो उसमें सुकुमार सेन साहब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना प्रभावित हुए लोग इनसे, इनको फिर पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, यह भी आपको याद रखना चाहिए। और यह भी याद रखना चाहिए कि इनके बाद इनके उत्तराधिकारी मतलब सेकंड नंबर पे कल्याण सुंदरम साहब थे। 8 साल 284 दिनों तक उनका काम था और ये भारत में सर्वाधिक अवधि तक काम करने वाले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम वीएस रमा देवी साहिबा है। ये केरला से हुआ करती थी, कर्नाटक की राज्यपाल बनी है। ये भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त हैं। इनका ही सबसे छोटा कार्यकाल है, महज 16 दिनों का, और यही भारत के राज्यसभा की पहली महिला महासचिव हैं और यही कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल भी हैं। इसके अलावा एमएस गिल साहब थे। एमएस गिल के समय पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, हम आपको बताना भूल गए थे कि आज कल जो ईवीएम चलता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, ये ईवीएम की शुरुआत इन्हीं के जमाने में हुई थी, एमएस गिल के जमाने पर। तो एमएस गिल के जमाने पर ईवीएम की शुरुआत हुई थी, ये याद रखिएगा। और टी.एन. शेषन का किस्सा तो आपको पता चल ही गया है। चुनाव तकनीक संबंधी कुछ तथ्य और याद रख लीजिएगा आप। तो चुनाव तकनीक संबंधित पहला तथ्य जैसे आप याद रखिएगा, यही ईवीएम है, इसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। और हम पहले तो इसको आयात करते थे, अब भारत में ही बनाई जाने लगी है। 2 तरीके की कंपनी है, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये संयुक्त रूप से ईवीएम को बनाती है। 1998 में इस मशीन का परिचय होता है, जब एमएस गिल साहब हुआ करते थे। लेकिन प्रयोग के तौर पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार 1982 में केरल की पारूर विधानसभा में किया जा चुका था, प्रयोग के तौर पर। यह आपको ध्यान रखना है। 1998 में ईवीएम का प्रयोग हुआ और यह याद रखिएगा कि एमपी में भी 1998 में इसका प्रयोग हो चुका था। 2004 के जो आम चुनाव थे, जब मनमोहन सिंह जी पहली बार पीएम बने थे, तो 2004 के पहले आम चुनाव ऐसे थे जिसमें 100% ईवीएम का ही इस्तेमाल किया गया था। ये ईवीएम के बारे में याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। 2 तरीके की कंपनियां, उसका नाम हमने आपसे ले लिया। 1998 में इसका परिचय हुआ था, हालांकि प्रयोग के तौर पर 1982 में यह हुआ था। उस समय निर्वाचन आयुक्त एमएस गिल साहब हुआ करते थे। ये आपको याद रखना, 2004 के आम चुनाव में ईवीएम का इसका प्रयोग हुआ और अब तो आमतौर पर सभी देशों में यह हो रहा है। इसी तरीके का एक दूसरा शब्द जिसे आप कहते हैं वीवीपैट। वीवीपैट का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, मुझे शायद ध्यान नहीं है या मैं बोलने का अभ्यास कर रहा हूं। इसे बोला जाता है वोटर वेरीफायरल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसे बोला जाता है मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल। यह पहली बार इसका परिचय हुआ था 2013 में नागालैंड के इलेक्शन पर। आपको याद होगा कि आप लोगों ने इस बार जब वोट डाला होगा, तो वोट डालने के बाद राइट में 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखी होगी जिसमें यह दिखा होगा कि किस व्यक्ति को आपने वोट डाला है और चुनाव चिन्ह। तो 7 सेकंड के लिए जो छोटी सी आपको छोटी सी पर्ची नजर आती है, वही पर्ची वीवीपैट पर्ची कहलाती है, कि वोट डालने के बाद पता भी चल जाए कि मैंने इसी व्यक्ति को वोट डाला। आमतौर पर आक्षेप लगाए जाते हैं कि मशीन आदमी बनाता है तो इसमें करेक्शन भी किया होगा, इसमें कोई घपला भी होगा। इन्हीं सभी चीजों के लिए वीवीपैट की मांग चली रही थी और वीवीपैट से ये इलेक्शन हुए हैं। तो ये अभी आपको याद रखना चाहिए, ये भर याद रखना चाहिए कि 2013 के नागालैंड में इसका पहली बार प्रयोग हुआ था। एक अमिट शाही, आप लोग जानते हैं कि अमिट शाही क्या है। तो अमिट शाही जो है, इसका रासायनिक नाम आपको तो पता ही है, किसको, अमिट शाही। तो अमिट शाही मतलब चुनाव की ये वाली स्याही। पहले इसको बहुत आसानी से मिटा देते थे, लेकिन अब ये नहीं है। आज के जमाने में उतनी जरूरत नहीं है, अब तो इतना ज्यादा P1 P2 P3 का काम ही यही, किसने वोट दे दिया किसने नहीं दिया, बस इसका केवल इतना मतलब ये रहता है कि ये व्यक्ति का कहीं, क्योंकि एक व्यक्ति 3-3 जगह पर रजिस्टर्ड होता है, 3-3 जगह की वोटर आईडी बनी हुई है, तो कहीं और जाकर के वोट ना डाल दे, इसलिए अब इसका महत्व केवल रह गया है। तो अमिट स्याही जो है, ये अमिट स्याही का ध्यान रखिएगा कि इसका रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट। ऐसा ना हो कि सवाल यही पूछ लिया जाए, इसलिए किसी भी हिस्से को
अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसका रासायनिक नाम सिल्वर नाइट्रेट है, इसमें गहरी छाप होती है। अब रसायन विज्ञान में इसकी मैं डिटेल में बात कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, भारत में ये इसका जो कंपनी है वो उस कंपनी को बोला जाता है, मैसूर में बनी है, और शायद मैं गलत नहीं हूं तो वो मैसूर की पॉलिश एंड वॉनिस फर्म है, पॉलिश एंड वॉनिस फर्म। इस मैसूर की कंपनी की स्थापना 1997 में वाडियार वंश के किसी व्यक्ति ने, जिसका नाम शायद कृष्ण स्वामी था, 1997 में इसको बनाया था। भारत के चुनावों में 1962 में पहली बार अमिट स्याही का प्रयोग हुआ था, और हम लगभग 30 देशों को मैसूर की ये कंपनी अमिट स्याही निर्यातित करती है। 30 देशों को हर साल करीब 384 करोड़ रुपया की अमिट स्याही ये कंपनी बनाती है। ये सब डेटा का कोई लेना देना नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा कि इसका नाम सिल्वर नाइट्रेट है। मैसूर 1937, 1962 से इसका प्रयोग चल रहा है और ये लगातार चलता जा रहा है। ये सब चीजें याद रखना चाहिए। कुछ निर्वाचन आयुक्तों के बारे में और भी तथ्य याद रखना चाहिए, जैसे एक निर्वाचन नोटा का नोटा जो शायद 2014 के इलेक्शन में, मतलब आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, अधिकांश चीजें जो मैं यहां पे बता रहा हूं वो मेरे ख्याल में सही ही हैं। तो 2014 में वीएस संपत साहब हुआ करते थे निर्वाचन आयुक्त, और वीएस संपत जी के जमाने पर पहली दफा नोटा नन ऑफ द अबव ये वाला साइन आया। तो इस तरीके के कुछ और तथ्य हैं। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए कि आप पीडीएफ को एक बार देखें। अभी फिलहाल जिन तकनीकों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं आपको एक बार पीडीएफ की यात्रा कराना चाह रहा था। मैं कोशिश करता हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरे सहयोगी मेरी मदद करेंगे। तो यदि आपको दिख रहा हो तो आप इसको देखिएगा। यदि आपको दिख रहा हो तो यही लिखा हुआ है कि संवैधानिक एवं सांविधिक आयोग। ये देखिएगा आप, तो यही लिखा हुआ है यूनिट 10 संवैधानिक एवं सांविधिक आयोग। संविधान का अनुच्छेद लिखा हुआ है, वर्णन लिखा हुआ है इसका। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन व निर्देशन। ये चीज याद रखिएगा कि तीनों तथ्य लिखी है। कितना समय हो गया? ठीक, तो देखिएगा इसमें आर्टिकल 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, विधानमंडल का मतलब दोनों ही, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके पदों के निर्वाचन का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण, तीनों की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। आयोग ने अपना स्वर्ण जयंती वर्ष 2001 में मनाया था। राज्यों में होने वाले पंचायत और निगम का चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, और इसकी नोडल एजेंसी याद रखिएगा, नोडल एजेंसी का मतलब होता है समन्वय करने वाली एजेंसी। भाई सरकार की मदद के बिना तो यह भी नहीं चल पाएगी, तो इसलिए भारत की केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को कोई बात करना है तो इसमें कोऑर्डिनेशन का काम करने का जो है वो नोडल एजेंसी का है। इसको विधि एवं न्याय मंत्रालय ही नोडल एजेंसी है। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, ये आप लोगों ने देख लिया। ठीक, इसके बाद आगे देखिएगा नेक्स्ट। फिर यही लिखा हुआ है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के मध्य तुलना। तो समान शक्तियां होती हैं, समान शक्तियां होती हैं, समान शक्तियां होती हैं। नियुक्ति दोनों की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वेतन, भत्ते और अनुलाभ भी एक समान होते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होते हैं। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के मध्य मतभेद हो तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। इसी की मैं आपसे बात किया था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके आगे आप देखिएगा मुख्य आयुक्त ग्रेटर देन अन्य आयुक्त। तो मुख्य आयुक्त ग्रेटर देन अन्य आयुक्त मिलेगा आपको इस डब्बे के भीतर। ये बॉक्स देखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त नहीं को उन्हीं रीतियों और आधारों पर हटाया जा सकता है जिस आधार में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अर्थात दुर्व्यवहार या क्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के बाद राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर नहीं रहते। इसके बाद सीमाएं लिखी हुई हैं। अहर्ता निर्धारित नहीं की गई है, अहर्ता निर्धारित नहीं की गई है और दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद कार्य वैसे लिखा हुआ, निर्वाचन आयोग के पास प्रशासनिक, सलाहकार और अर्धन्यायिक तीनों प्रकृति के कार्य हैं। प्रशासनिक में ये चीज मिस हो गई थी कि एक चीज होती है परिसीमन आयोग, और परिसीमन आयोग का क्या काम रहता है? परिसीमन आयोग का काम रहता है कि जनता का आनुपातिक प्रतिनिधित्व बन पाए क्षेत्र के आधार पर, तो उसी को परिसीमन आयोग कहते हैं। अभी तक परिसीमन आयोग 4 बार बने हैं,
1952, 62, 72, क्योंकि उस समय हमको पता ही नहीं था, हम लोग शुरुआती दौर पर थे, इलेक्शन नए नए कंडक्ट हो रहे थे, देश भी बड़ा था, तो इसलिए लगातार परिसीमन आयोग बना करके फिर से सीटों की संख्या निर्धारित करेगा, बाकी की चीजों को देखेगा। तो आमतौर पर जनगणना के आधार पर, जैसे 1951 में जनगणना हुई, 1952 में, 1961 में जनगणना हुई तो 1962 में, 71 में जनगणना हुई तो 72 में, 2001 में जनगणना हुई तो 2002 में, लेकिन शुरुआत के 3 साल देखिएगा, 52, 62, 72, लगातार 3 बार परिसीमन आयोग, और फिर 52, 62, 72, 3 लगातार, और फिर 30 साल का अंतराल, 52, 62, 72, और उसके बाद 2002 में परिसीमन आयोग बनाए गए हैं। ये याद रखिएगा, इनके अध्यक्ष भी आप लोगों को देख लेना चाहिए, जैसे इसके एक न्यायाधीश थे, तो ये बहुत बात लंबी हो जाएगी। फिर देखिएगा निर्वाचन, इनके सामान्य कार्य यही है, निर्वाचन नामावली एवं योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, और राजनीतिक दलों को मान्यता एवं निर्वाचन चिन्ह आवंटन करना, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद समाधान हेतु अधिकारी नियुक्त करना, ये सारा है। अर्ध न्यायिक कार्य लिखे हुए हैं इसके बाद। सलाहकारी कार्य, संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देना। ठीक, ये विधान परिषद शब्द गलत है, विधान परिषद नहीं होना चाहिए, यहां पर विधान मंडल ही होना चाहिए, क्योंकि मंडल में दोनों ही चीजें हैं, विधान सभा भी और विधान परिषद भी। तो विधान मंडल से सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देना, निर्वाचन करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करना। यही शब्द देखिएगा, आग्रह, ये ऐसे शब्द आजकल पीएससी ध्यान दे रही है, आग्रह करना, और राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के बाद निर्वाचन कराए जाने हैं या नहीं, इस संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देना। अर्ध न्यायिक कार्य देखिएगा आप, तो अर्ध न्यायिक कार्य यही लिखे हुए हैं, यही कि चुनाव चिन्ह संबंधी विवाद समाधान हेतु न्यायालय की तरह काम करना, यहां पर यह न्यायालय की तरह ही काम करता है, और निर्वाचन के समय दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना। यही सारी चीजें, कुछ एग्जाम फैक्ट हैं। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन 21 मार्च 1950 को, मतलब कि समझ रहे हैं, निर्वाचन आयोग की संस्था के कुछ ही समय के बाद 21 मार्च 1950 को। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त बीएस रमा देवी 1990, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, क्रम है इनका 25वां। प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो सुकुमार सेन थे वो प्रारंभिक 2 कार्यकालों की भूमिका पर रहे हैं। यह सूडान के भी निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। टीएन शेषन भारत के निर्वाचन आयुक्त थे, तब मतदाता पहचान पत्र को अपनाया गया था, जबकि एमएस गिल के समय पर ईवीएम का प्रथम प्रयोग किया गया था। यह भी याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा निर्वाचन आयोग की शक्तियों को विस्तारित किया गया है। अगर भविष्य में ये जनप्रतिनिधि, मतलब 1950 के बाद अगले ही साल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आया, और इसमें निर्वाचन आयोग को कुछ अतिरिक्त तरीके के कार्य और दिए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त तो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है, अध्यक्ष नहीं होता, अध्यक्ष तो रिटायर्ड न्यायाधीश होता है, पदेन सदस्य होता है, उसके पास इतना काम नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो परिसीमन को भी देख ले, वो इलेक्शन ही करवाने में मस्त रहते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए, ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति जारी करता है, ना कि चुनाव आयोग। फाइनली अधिसूचना वही जारी करेगा। आगे देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट, विधानसभा एवं विधान परिषद के से संबंधित राज्य के लिए राज्यपाल जारी करता है। चुनाव तकनीक संबंधित कोई प्रश्न शब्द हैं, तथ्य हैं। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग केरल के पारूर विधानसभा में 1982 में किया गया था। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग नवंबर 1998 में किया गया था। संपूर्ण आम चुनाव सर्वप्रथम 2004 में संपन्न कराए गए थे, और वीवीपैट पर्ची मशीन का प्रयोग 2013 में नागालैंड में हुआ, और इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग है। तो अभी का जो आपका ये सेशन है, इसमें केवल हम इतनी ही बात कर रहे हैं। आने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसमें हम आपसे राज्य निर्वाचन आयोग की छोटी सी बात कर लेंगे, और इसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाबों से आपको परिचित कराएंगे, किस तरीके से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है एग्जाम हॉल पर, किस तरीके का आपको एकदम चौकन्ना रहना है कि किसी भी तरीके की मानवीय त्रुटि से आप बच सकें। अभी तक आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। भविष्य में इसी तरीके की बातचीत हमारी बरकरार रहे, और आप और हम लोग पाठन की प्रक्रिया से जुड़े रहें, इसके लिए हमेशा आपका स्वागत है। रात के समय में वीडियो शूट कर रहा हूं। आप सभी को शुभ रात्रि और शब बखैर।